नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। खबरों के इस बुलेटिन में सबसे पहले हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ की, जहां बेमेतरा जिले के चारों ब्लॉक में पंचायत सचिव अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हैं। साथ ही आपको दिखाएंगे झांसी की खबर, जहां जानेंगे कि कैसे रानीपुर नमामि गंगे की पाइपलाइन खुदाई के कारण हो रही है दुर्घटनाएं। आगे जानेंगे कि कहां हुई जाति आधारित गणना को लेकर प्रशिक्षण की शुरुआत। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। खबर बेमेतरा से है, जहां जिले के चारों ब्लॉक में पंचायत सचिव तहसील कार्यालय के सामने 5 दिनों से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हैं। प्रदेश पंचायत सचिव संगठन छत्तीसगढ़ के आह्वान पर पंचायत सचिव अपनी एक सूत्रीय मांग परिवीक्षा अवधि के पश्चात शासकीयकरण को लेकर छत्तीसगढ़ के सभी ब्लॉक मुख्यालय काम बंद कलम बंद अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए, जिससे पंचायतों में कामकाज प्रभावित हो गया है। पंचायत सचिव संघ बेमेतरा ब्लॉक अध्यक्ष चंद्रमोहन त्रिपाठी ने बताया कि चुनाव के समय कांग्रेस पार्टी द्वारा अपने घोषणा पत्र में शासकीयकरण करने का वादा किया गया था, जो कि नहीं हुआ। केंद्र शासन व राज्य सरकार की समस्त योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का कार्य पंचायत सचिव कर रहे हैं, फिर भी शासकीयकरण का लाभ नहीं मिल रहा है। दूसरी मांग है कि हमारा 2 वर्ष परीक्षा अवधि पश्चात शासकीयकरण किया जाए, जिसमें शासन अभी तक कोई विचार नहीं किया है। आश्वासन चलते चलते 4-4.5 साल निकल गया। बजट में लूँगा बोला गया था, लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं लिया गया, एक शब्द भी नहीं बोला गया। हमारे कार्यों को देखते हुए 29 विभाग चल रहा है, कई तो पुरस्कार मिल गया। वर्तमान में भी अभी गोधन में इनको पुरस्कार मिला है, बस पुरस्कार ले रहे हैं और श्रेय ले रहे हैं और काम हम कर रहे हैं, हमारी कोई सुनवाई हो नहीं रही है। इसलिए नाराज़ होकर हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल में बैठे हैं और शासन से हम लोग ये अपील कर रहे हैं कि हमारी मांग को जल्द से जल्द पूरा करें, ध्यान दें हमारे ऊपर। बेमेतरा से सी न्यूज़ संवाददाता संजू जैन की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में पंचायत सचिवों की बहुप्रतीक्षित मांग शासकीयकरण पूर्ण नहीं होने से प्रदेश में कार्यरत पंचायत सचिव 16 मार्च से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं, जिससे शासन की विभिन्न हितग्राही मूलक योजना सहित निर्माण कार्य पूरी तरह से ठप हो गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा दिए गए आश्वासन के बाद भी 6 मार्च को बजट में सचिवों के लिए शासकीयकरण के संबंध में कोई ठोस पहल नहीं की गई, जिससे सचिवों में काफी रोष व्याप्त है। आपको बता दें कि पंचायत सचिव शासन के दर्जनों विभागों के अलावा सैकड़ों प्रकार के प्रशासनिक कार्यों का अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुंचाने का काम करते हैं, लेकिन राज्य सरकार द्वारा विगत 4 वर्षों से इन्हें सिर्फ छलावा ही मिल रहा है। पंचायत सचिव संघ ने 15 मार्च तक शासकीयकरण की एकमात्र मांग पर सकारात्मक पहल करने का ज्ञापन सौंपा था, लेकिन समय आने पर उससे भी अनदेखा कर दिया गया। 2 वर्ष परीक्षा अवधि पश्चात शासकीयकरण के लिए हम बैठे। तो फिर कब तक हड़ताल करेंगे? क्या जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक क्या हम मांग हड़ताल है पे आपकी? बैठेंगे। वही 2 वर्ष परीक्षा अवधि पश्चात शासकीयकरण। हम लोग 16 मार्च 2023 से काम बंद कलम बंद अनिश्चितकालीन हड़ताल पे आए हैं और हमारा हड़ताल तब तक जारी रहेगा जब तक शासन हमारी मांग पूरी नहीं करती है, क्योंकि हम लोग शासन से पिछले कई वर्षों से मांग करते आ रहे हैं और हर बार शासन के द्वारा हमें झूठा आश्वासन देके बैठा दिया जाता है। तो इस बार सब हम लोग अपने सर पे कफन बांध के निकले हैं कि इस बार आर पार की लड़ाई लड़ रहे हैं। किसी प्रकार से हम लोग कोई समझौता नहीं करेंगे जब तक हमारी मांग पूरी नहीं हो जाती है। वर्तमान शासन के द्वारा उनके कार्यकाल अभी 5वां साल रनिंग में है और हम लोग उनका शासन बनने से पूर्व अपने घोषणा पत्र में उन्होंने लिया था। हमारे जो पूर्व पंचायत मंत्री TS जी हैं, उन्होंने कहा था चुनाव के पूर्व कि हमारी सरकार बनती है तो पहले 10 दिन के अंदर आप लोगों की हमने मांग पूरी करेंगे। और उनकी आज 4था साल कंप्लीट होकर 5वां साल ख़त्म होने को है और हमारा मांग आज तक पूरी नहीं हुआ है। तो जब तक हमारा मांग पूरा नहीं हो जाता है तब तक हम लोग डटे रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। क्या है मांग आपकी? क्या है? हम लोगों का सभी प्रदेश के पंचायत सचिवों का एक ही मांग है, परीक्षा अवधि पश्चात शासकीयकरण। इससे पहले भी आप लोग हड़ताल में बैठे थे, क्या कुछ सुनवाई हुआ था उससे? इससे पहले भी हम लोग हड़ताल में बैठे थे, सिर्फ आश्वासन मिला। माननीय मंत्री महोदय के द्वारा बोला गया था कि हमारे गौठान का काम को आप लोग सफलता में लाओ। हम लोग गौठान को सफलता में ला के दिए और आज हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हमारे भारत देश में, जिसमें हमारे गौठान को लेके गोबर खरीदी और जैविक खाद उत्पादन में हमारे भारत देश में नाम कमा रहे हैं और वो सिर्फ हमारा सचिवों का देन है। हम लोग धरातल में काम करके दिए हैं, जिससे हमारे मंत्री महोदय
हमारे भारत देश में नाम कमा रहे हैं। अभी आगे क्या रणनीति है? आगे हम लोगों का रणनीति यही है कि हमारा मांग पूरा नहीं होता है तब तक हम डटे हुए रहेंगे, और जो उनको भारत देश में उनको जो प्रशस्ति मिला है वो दिख जाएगा, धरातल में काम नहीं होगा अभी। जशपुर से सी न्यूज संवाददाता दीपक वर्मा की रिपोर्ट। नमामि गंगे हर घर हर जल की योजना के तहत रानीपुर नगर की मेन सीसी सड़क के बीचों बीच हुई खुदाई में मिट्टी से ऊबड़ खाबड़ हुई जगह से गड्ढे हो गए, जिससे प्रतिदिन 8 से 10 दुर्घटनाएं होती हैं और चोटिल लोग अपना इलाज कराकर लौट जाते हैं। गड्ढे की खुदाई के कारण उपेंद्र चौधरी नामक युवक मोटरसाइकिल से गिरा, जिससे उसके पैर की 2 जगह से हड्डी भी टूट गई। आज एपेक्स लदे ट्रैक्टर के गड्ढे में फंस जाने से नगर के मेन चौराहे पर यातायात रुक गया और जेसीबी से कोशिश करने के बाद भी ट्रैक्टर नहीं निकल पाया, जिससे हजारों का नुकसान भी हुआ है। जब इस बारे में अधिकारी से बात की तो उन्होंने धमकी भरे स्वर में बोला कि गड्ढे जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। रानीपुर के अंदर जो नमामि गंगे हर घर जल हर नल योजना के तहत जो रानीपुर नगर से पाइप की लाइन डाली गई है, मैंने उस ठेकेदार को 1 महीने के अंदर 20 बार फोन किया है कि वो आकर यहाँ की लेना जो मट्टी है आगे उसको मट्टी को सही कर दे, आकर मट्टी हटवा के इसमें जो गिट्टी वगैरह भरना भरे। मट्टी भी ओवर होने का दुकानदारों का लाखों का नुकसान हुआ है। कपड़े के दुकानदारों के लिए कभी कपड़े खराब हो गए हैं, लेकिन फिर भी लोग नहीं कह पाते कि चलो सरकारी काम चल रहा है। लेकिन मैंने कल से लेके मैं उसको 2 फोन लगा चुका था, यहाँ से मट्टी थोड़ी सी अपने दबा दिया, ठोस करा दिया, और उसमें मट्टी का जब आज चाल तो ट्रैक्टर पूरा फंस गया है मट्टी दब जाने का। झांसी से सी न्यूज संवाददाता चंदू रायन की रिपोर्ट। खबर मुजफ्फरपुर जिले के बंदरा प्रखंड से है, जहां प्रखंड मुख्यालय स्थित बीआरसी भवन में जाति आधारित गणना को लेकर कर्मियों को प्रशिक्षण देने की शुरुआत हुई है। मास्टर ट्रेनर सह शिक्षक रंजन कुमार ने बताया कि जाति आधारित गणना 2022 के द्वितीय चरण के नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत हुई है, जो कि 8 अप्रैल तक चलेगा। वहीं गणना का कार्यक्रम 15 अप्रैल से 15 मई तक चलेगा। इसमें 54 प्रशिक्षु, 6 मास्टर ट्रेनर, 2 IT सहायक, 1 बीपीसी ऑपरेटर है, जो कि क्रमवार 389 लोगों को प्रशिक्षित करेंगे। प्रशिक्षण में जाति आधारित गणना को लेकर विशेष जानकारी व दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। जाति आधारित गणना 2022 के द्वितीय चरण के निमित्त प्रशिक्षण का कार्यक्रम प्रखंड नए बीआरसी भवन के ऊपरी तल पर आज से शुरू है, जो 8 अप्रैल तक चलेगा, और गणना का कार्य 15 अप्रैल से 15 मई तक वास्तविक गणना का कार्य जो हर घर जाकर प्रगणना करेंगे उनके प्रशिक्षण का कार्यक्रम आज से प्रारंभ है, जो 8 तारीख तक चलेगा। कितने प्रशिक्षक हैं? अभी 54 प्रशिक्षु हैं, 6 मास्टर ट्रेनर हैं, 2 IT सहायक हैं, 1 PPT चलाने के लिए ऑपरेटर। कितने लोगों को प्रशिक्षित किया जाएगा इस? 389 लोगों को प्रशिक्षित किया जाएगा बंदरा प्रखंड में। कब से शुरू होने वाला है गणना, ये द्वितीय चरण? ये गणना 15 अप्रैल से 15 मई तक चलेगी। क्या परिचय हुआ आपका? ये हमारा नाम रंजन कुमार हुआ और हम बंदरा में शिक्षक हैं। अभी एज ए फील्ड ट्रेनर, मास्टर ट्रेनर का काम कर रहे हैं। मुजफ्फरपुर से सी न्यूज संवाददाता गंधीर कुमार झा की रिपोर्ट। पलामू जिले के तरहसी प्रखंड के पंचायत सचिवालय में हंगामे के कारण मनरेगा के कूप लाभुकों के बीच भूमि संरक्षण विभाग के द्वारा पंप सेट और HDPI पाइप का वितरण नहीं हो सका। पंप सेट और पाइप वितरण की जानकारी प्रमुख और सांसद प्रतिनिधि को नहीं मिलने के कारण दोनों ने इस कार्यक्रम में पहुंचकर विरोध दर्ज किया। नतीजा 30 लाभुकों में से मात्र 3 के बीच ही पंप सेट और पाइप का वितरण हो पाया। हंगामे के कारण बीच में ही वितरण करने वाली एजेंसियां चली गयी। किसान मायूस होकर घर लौट गए। कुछ किसानों ने पंप सेट और पाइप की कंपनी पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि उन्हें दूसरी कंपनी का पंप सेट और पाइप चाहिए था, लेकिन एजेंसी किसी दूसरी कंपनी का सामान दे रही थी। प्रखंड कृषि पदाधिकारी गौतम कश्यप ने क्या बताया, आइए आपको सुनाते हैं। कक्ष में जनप्रतिनिधियों के साथ किसान भी हंगामा कर रहे थे। क्या जानकारी का अभाव जनप्रतिनिधियों के साथ भी और किसानों के साथ भी है? नहीं, ये चूँकि देखिए अभी हम बता दे रहे हैं कि मार्च का महीना चल रहा था, ये 11th आवर में हम लोग को सूचना मिली थी और इसके कारण इसका जो प्रेषण है वो थोड़ा सा इसमें कम्युनिकेट नहीं हो पाया जनप्रतिनिधियों के साथ। हमने ग्रुप में सारे मैसेज को दे दिया हुआ था, लेकिन व्यक्तिगत रूप से मैंने नहीं कहा था और यही
जो जनप्रतिनिधियों का रोष है मेरे ऊपर है। पलामू से सी न्यूज संवाददाता सत्येंद्र कुमार विश्वकर्मा की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में जनहित की पत्रकारिता करने वाले पत्रकारों और उनके परिवारों को एक के बाद एक तमाम तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है। मारपीट, हमले, हत्या और फर्जी झूठे मुकदमों से पत्रकार और उनके परिवारों का जीना दुश्वार हो गया है। शारीरिक, मानसिक एवं आर्थिक उत्पीड़न, अत्याचार से पत्रकारों और उनके परिवारों में डर, दहशत एवं भय का माहौल कायम है। लगातार होते पत्रकारों एवं उनके परिवारों के साथ दुर्व्यवहार के कारण स्वतंत्र पत्रकारिता में बड़ा व्यवधान पड़ रहा है, जो आजाद भारत में लोकतंत्र के लिए अत्यंत निंदनीय है, जिस पर बिना समय गवाए अविलंब सकारात्मक निर्णय लेना अति आवश्यक है। यही नहीं, वर्तमान में बिगड़ते हालातों को गंभीरता से लेकर ज्ञापन में मांगे हैं कि उत्तर प्रदेश में भी छत्तीसगढ़ की भांति पत्रकार सुरक्षा कानून लागू किया जाना अति आवश्यक है। इस मौके पर तुर्रम सिंह पत्रकार, समीम खान, शिव मोहन, रविंद्रपाल सिंह, रमेश जादौन, सुरजीत शर्मा, आदित्य कुमार, अंकुल, राघवेंद्र अगरिया, योगेंद्र प्रताप सिंह सहित तमाम पत्रकार मौजूद रहे। आज ये पत्रकार बंधुओं ने यहाँ पे ज्ञापन दिया है एसडीएम महोदय को, और ये क्या समस्याएं हैं, क्या मांगे हैं आपकी? हम सभी पत्रकारों की तरफ से मांग है कि छत्तीसगढ़ की भांति उत्तर प्रदेश में भी पत्रकार हित में पत्रकार सुरक्षा कानून लागू करने के संबंध में एसडीएम महोदय को ज्ञापन दिया गया है जी। मुख्यमंत्री महोदय के नाम ज्ञापन दिया गया है ये, और सभी पत्रकार बंधु तहसील स्तर से, तहसील क्षेत्र से सभी एकत्रित हुए हैं ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में, और सभी ने मिलजुल के दिया है ये। क्या मुख्य मांगे क्या हैं? मुख्य मांग है छत्तीसगढ़ की भांति ये पत्रकार सुरक्षा कानून को लेकर के मांग की जा रही है। पत्रकार हितों को मद्देनजर रखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार से मांग की गई है कि अतिशीघ्र छत्तीसगढ़ की तर्ज पर उसी की भांति यहाँ पर भी उत्तर प्रदेश में भी पत्रकार सुरक्षा कानून जारी की जाए। एटा से सी न्यूज संवाददाता राघवेंद्र अगरिया की रिपोर्ट। खबर मोतिहारी से है, जहां सुगौली के श्रीपुर चौक पर आयोजित वसंतीय दुर्गा पूजा की तैयारी पूरी कर ली गई है। इसको लेकर युद्ध स्तर पर काम किया गया। पूजा आयोजन समिति द्वारा आकर्षक पूजा पंडाल एवं पूजा मंडप का निर्माण कराया गया, जो आकर्षण का केंद्र बिंदु बना। सोमवार के पूरे दिन व रात पंडाल निर्माणकर्ता एवं मूर्ति निर्माणकर्ता प्रतिमा को अंतिम रूप देने में लगे रहे। वासंतिक नवरात्रि के छठे दिन माँ दुर्गा के छठे स्वरूप माँ कात्यायनी की पूजा अर्चना की गई। पूजा पंडाल में मां दुर्गा के जयकारे गूंजते रहे। इसके साथ ही आसपास का माहौल भक्तिमय हो गया। वहीं लोग मां का पट खुलने का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। मोतिहारी से सी न्यूज संवाददाता वीरेंद्र कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश जनपद मुरादाबाद थाना कटघर क्षेत्र लाजपत नगर में रमजान के दौरान तरावी की नमाज अदा करने पर दूसरे पक्ष ने विरोध किया। माहौल गर्म होने पर क्षेत्र वासियों की शिकायत पर पुलिस अधिकारी तत्काल मौके पर पहुंचे। दोनों पक्षों को समझाकर शिकायत का निस्तारण करा दिया गया और पुलिस ने बताया कि जांच में पाया गया बजरंग दल कार्यकर्ता रोहित सक्सेना ने झूठी बात बताई है कि यहां धर्म स्थल बनाया गया। इससे रोहित सक्सेना और उनके कार्यकर्ताओं को दोषी पाया गया, जिसके चलते 20-20 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया। दूसरी ओर नमाज पढ़ रहे जाकिर हुसैन और उनके अन्य लोगों पर 5-5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया और उन्हें पाबंद किया गया और शनिवार की तरावी की नमाज मुकम्मल कराने के बाद रविवार से तरावी पढ़ने पर रोक लगा दी गई। प्रभारी निरीक्षक कटघर राजेश कुमार सोलंकी मौके पर पहुंचे और अफसरों को घटना से अवगत कराया। मौके पर पुलिस बल को बुला लिया गया। सीओ कटघर शैलजा मिश्रा भी मौके पर पहुंच गई थी, लेकिन पुलिस अफसरों ने जाकिर हुसैन और उनके स्वजन को समझाकर रविवार से तरावी की नमाज गोदाम में पढ़ने से मना कर दिया। प्रभारी निरीक्षक ने बताया कि जाकिर आयरन स्टोर के गोदाम में रविवार से तरावी नहीं होगी। इलाके में शांति है और माहौल सामान्य है। क्या नाम है भैया आपका? रोहन सक्सेना, प्रदेश अध्यक्ष राष्ट्रीय बजरंग दल। क्या मामला है रोहन जी आप इस टाइम लाजपत नगर में? आज लाजपत नगर के अंदर ये रस्तोगी इंटर कॉलेज के पास एक जाकिर नाम के व्यक्ति का अपना निजी मकान है। उसके अंदर उसके द्वारा मुस्लिम समाज के लोगों को बुलाकर और नई परंपरा डालकर यहाँ नमाज अदा कराई जा रही है, जिसका विरोध स्थानीय लोगों ने और राष्ट्रीय बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने सबने मिलकर सामूहिक रूप से किया है। हम कोई भी नई परंपरा नहीं पढ़ने देंगे। इस शहर के अंदर अशांति फैलाने वालों पर हमने शुरुआत से कही है कि मुकदमा लिखा जाए। जो लोग शहर की
शांति को भंग करना चाहते हैं उन पर मुकदमा लिखा जाए। जो भी प्रशासनिक और शासनिक अधिकारी यहाँ आए हैं, हमने उनसे कही है, पुलिस के अधिकारियों से, कि जिन्होंने नई परंपरा डलवाने का प्रयास करा है, शहर की शांति को भंग करने का प्रयास किया है, उन पर मुकदमा दर्ज होना चाहिए। तरावी पढ़ने को लेकर के कुछ विवाद सामने आया था, क्या पूरा मामला था और क्या इसमें आपके संज्ञान में रहा है, क्या कार्रवाई? देखिए, कटघर थाना क्षेत्र में एक पक्ष के द्वारा ये आपत्ति व्यक्त की गई थी कि घर के अंदर कुछ लोगों के द्वारा बाहर के लोगों को बुला के और जो तरावी है वो पढ़ाई जा रही है, क्योंकि आप सभी को जानकारी रमज़ान का महीना चल रहा है। इसमें मेरे द्वारा क्षेत्राधिकारी कटघर को मौके पर बैठ के जांच करवाई गई, तो इस तरह का कोई प्रकरण नहीं पाया गया। और उसके बाद में ये जानकारी मिली है कि जो घर है उसको लेके कोई डिस्प्यूट का मामला था, इसी को लेके लोगों ने वहाँ पे कुछ इश्यू बनाया था। तो दोनों पक्षों को इसी बात के लिए इसमें पाबंदी की कार्रवाई की गई है। एक पक्ष में जो एक व्यक्ति है उनको 20 लाख से पाबंद किया गया है और बाकी की पाबंदी की कार्रवाई चल रही है, और दूसरे पक्ष के लोग हैं उनको भी इसमें पाबंद किया गया है। और मैं आपके माध्यम से ये भी बताना चाहूँगा कि किसी भी व्यक्ति को किसी भी धर्म के मामले में अनावश्यक रूप से हस्तक्षेप करने का कोई राइट नहीं है। यदि कोई व्यक्ति अपने घर के अंदर पूजा पाठ करता है या नमाज पढ़ता है या तरावी पढ़ता है, तो किसी दूसरे पक्ष को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। अगर कोई इस तरह की कोई भी हरकत करेगा तो उस पक्ष के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, और जो जनपद में जो कानून व्यवस्था है उसको यदि कोई भी व्यक्ति प्रभावित करने का प्रयास करेगा तो उसके साथ में पुलिस सख्त विधिक कार्रवाई करेगी। तो आपके माध्यम से ये भी बताना मैं चाहता हूँ, कोई भी व्यक्ति इस तरह का कुत्सित प्रयास ना करे। ये सभी को पता है कि जो त्यौहार है, अभी दोनों त्यौहार चल रहे हैं, रमज़ान का महीना भी चल रहा है और इसमें जो नवरात्रा हैं वो भी चल रहे हैं। तो इस तरह का कोई भी कुत्सित प्रयास करेगा उसके साथ में पुलिस सख्ती से कार्रवाई करेगी। और दोनों ही पक्षों से आपके माध्यम से मेरा अनुरोध है कि अपने जो त्यौहार है उसको शांतिपूर्वक तरीके से मनाएं और कोई भी इस तरह का कुत्सित प्रयास ना करें, अन्यथा पुलिस उनके साथ में पूरी सख्ती के साथ करे। मुरादाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता दिलशाद अंसारी की रिपोर्ट। भरतपुर संभाग के पुलिस महानिरीक्षक गौरव श्रीवास्तव के निर्देशन में सोमवार को पूरी रेंज में वांछित अपराधियों की धरपकड़ के लिए विशेष अभियान चलाया गया। अभियान के तहत गठित पुलिस टीमों ने कार्यवाही करते हुए 40 आपराधिक लोगों को पकड़ा है। इनमें विभिन्न मुकदमों में फरार चल रहे आरोपी, स्टैंडिंग वारंटी और हिस्ट्री सीटर शामिल हैं। इन्हें अब संबंधित न्यायालय में पेश किया जाएगा। पुलिस की इस कार्यवाही से अपराधियों में हड़कंप मच गया है। एक साथ बड़ी संख्या में पकड़े गए आरोपियों के कारण पुलिस थाने में हवालात में जगह कम पड़ गई। ऐसे में सभी आरोपियों को स्वागत कक्ष में रखना पड़ा। थाने के बाहर परिजनों की भारी भीड़ जमा हो गई। पकड़े गए आरोपी तो इस बात को समझ ही नहीं पाए कि उन्हें पुलिस इस तरह अचानक अपने साथ थाने क्यों ले गई। बाद में उनको थाने पर लाकर पेंडिंग मुकदमों का रिकॉर्ड दिखाया गया। एसएचओ हरि नारायण मीना ने बताया कि अभियान के तहत थाने के पुलिसकर्मियों के अलावा भरतपुर पुलिस लाइन से एसटीएफ, कोबरा और आरएसी के जवान बुलाकर 10 टीमें गठित की गई थी। अभियान के लिए एडिशनल एसपी राजेंद्र वर्मा ने बताया कि अभियान के तहत बयाना थाने पर करीब 40 अपराधियों को पकड़ा गया है। इनमें हिस्ट्री शीटर, मुकदमों के वांछित फरार अपराधी और स्टैंडिंग वारंटी शामिल हैं। डिप्टी एसपी दिनेश यादव ने बताया कि अभियान के तहत बयाना थाने पर 40 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। आज भरतपुर रेंज महानिरीक्षक महोदय की पहल पर भरतपुर रेंज में और भरतपुर जिले में वांछित अपराधियों की धरपकड़ का विशेष अभियान चल रहा है। इसमें हम लोगों ने थाना स्तर पर जो वांछित अपराधियों की सूचना और उनकी टीमों के बारे में कल सूचना तैयार करने में लगे हुए थे। आज अर्ली मॉर्निंग से हमने टीमें भेज के और वांछित अपराधियों की धरपकड़ की है। इसमें स्टैंडिंग वारंटी, कोई पेंडिंग मुकदमों में वांछित है या गिरफ्तारी वारंट है, और कोई पूर्व में जिनका आपराधिक रिकॉर्ड रहा है अवैध हथियारों का और किसी तरह का, उन लोगों को हमने आज तलाश किया है और करीब 40 से अधिक लोगों को यहाँ हमने बयाना थाने में इस मामले में पकड़ के लाए, जिनकी आगे की कार्रवाई। भरतपुर से सी न्यूज़ संवाददाता लोकेंद्र शर्मा की रिपोर्ट।
खबर रतलाम से है, जहां रतलाम में ट्रैफिक डीएसपी अनिल कुमार राय द्वारा सभी स्कूल प्रिंसिपल और कॉलेज डायरेक्टर को बुलाकर बैठक की गई, जिसमें सुप्रीम कोर्ट रोड सेफ्टी और मानवाधिकार आयोग द्वारा बनाई गई नई गाइडलाइन अनुसार समझाइश दी गई। वहीं डीएसपी राय ने बताया कि स्कूल में आने व जाने के दौरान समस्त स्टाफ हेलमेट का उपयोग करे। सभी स्कूल एवं कॉलेजों के प्रधान अध्यापक, प्रधानाचार्य, सभी छात्र छात्राओं के अभिभावक और कर्मचारियों को निर्देशित किया गया कि वे बच्चों को स्कूल में वाहन लेकर आते जाते समय आवश्यक रूप से हेलमेट धारण करें। वहीं हेलमेट न धारण करने वाले अभिभावकों एवं छात्र छात्राओं को शिक्षण संस्थानों में प्रवेश विरोध करने की बात कही गई। स्कूल में एक शिक्षक को नोडल अधिकारी के रूप में नियुक्त करें, जो विद्यार्थियों को यातायात के नियमों के बारे में जानकारी प्रदान करे। स्कूल के समस्त वाहनों संचालन की स्थिति में होने पर बाहर के मरम्मत दस्तावेज एवं पंजीयन प्रमाण पत्र, फिटनेस प्रमाण पत्र, बीमा, परमिट, प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र, कर प्रमाण पत्र आदि वाहन के साथ भौतिक एवं डिजिटल रूप से उपलब्ध रखना सुनिश्चित करें। वाहन चालक अपने वाहन में क्षमता से अधिक बच्चों को स्कूल में लेकर न आए। आज समस्त स्कूल डायरेक्टर्स और प्रिंसिपल्स को हमने मीटिंग के लिए बुलाया था। इसमें जो सुप्रीम कोर्ट कमेटी ऑन रोड सेफ्टी की जो गाइडलाइंस हैं उसको लेकर और मानवाधिकार आयोग की एक बार यहाँ पे विजिट हुई थी उनके टीम की, उनको लेकर जो है कुछ इश्यूज़ थे आपके, जो उनके बस और टैक्सी जो स्कूलों में लगी हुई है या ऑटो मैजिक में जो बच्चे बैठ के जाते हैं, क्षमता ज़्यादा बैठा रहे हैं, प्लस गाड़ी में अगर जीपीएस है, प्लस दूसरे जो नाम्स हैं उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं, उनको लेकर हमने सभी स्कूल संचालकों को पूरी तरीके से बता दिया है। और दूसरा ट्रैफिक अवेयरनेस के बारे में हमने बताया है कि बच्चों को प्रॉपर तरीके से नियम बता दिए जाएं ताकि वो हेलमेट का उपयोग, 3 सवारी, मोबाइल पे बात करना, इनको जो है स्कूल लेवल पे वो नियमों को जो है बच्चों को तरीके से बता दें। नहीं तो फिर जो है हम अपनी तरफ से भी स्कूल में अवेयरनेस प्रोग्राम चलाएंगे और बच्चों को समझाइश देंगे। क्या कुछ स्कूल में इस तरह की क्लासेस लगाने के लिए आपने बोला है कि एक पीरियड ऐसा हो जिससे कि बच्चों को हाँ बिल्कुल, इसमें गाइडलाइन में ये चीज़ है कि जिला शिक्षा अधिकारी को एक पत्र गया है और वो उसको हमने इसमें मेंशन किया है कि प्रत्येक स्कूल में एक टीचर इसके लिए नियुक्त किया जाए जो ट्रैफिक नियमों के बारे में, ट्रैफिक अवेयरनेस के बारे में उनको बच्चों को जागरूक करें और प्रतिदिन बच्चों को ट्रैफिक के बारे में बताएं कि काफ़ी चीज़ें अपडेट हो रही हैं, नियम संशोधित हो रहे हैं और रोड्स भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे बन रहे हैं, गाड़ी की स्पीड बढ़ रही है, बच्चों को हेलमेट लगाना अनिवार्य है। काफ़ी नियम से उनको बताने के लिए एक टीचर्स नियुक्त करना स्कूल की नैतिक जिम्मेदारी। सर, बच्चों को जिनके पास लाइसेंस नहीं रहेंगे उन पर भी क्या कार्रवाई वगैरह होगी? बिल्कुल बिल्कुल, वो तो जो ट्रैफिक रूल्स हैं वो तो सबके लिए बराबर ही। ट्रैफिक वायलेशंस को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि ऐसा देखने में आ रहा है कि ट्रैफिक वायलेशंस का ट्रेंड जो है धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है और उसको लेके कई बार बड़ी रोड दुर्घटनाएं हो जाती हैं, इसमें कि कई बार जो बेचारे व्यक्ति हैं जो दुर्घटना में आते हैं उनकी जान भी चली जाती है। इस कारण से हम लोगों ने जो सीसीटीवी नेटवर्क है उसका उपयोग करते हुए जो ट्रैफिक वायलेटर्स हैं उन पर कार्रवाई करने की एक प्रक्रिया शुरू की है। इसमें जो ट्रैफिक वायलेशन जैसे कि जो जिगजैग गाड़ी चलाना, बेतरतीब तरीके से तेज़ गति से गाड़ी चलाना, जो भी इसमें सीसीटीवी कैमराज में कैद होती जा रही हैं इस तरह की घटनाएं, उस फुटेज के आधार पे इन पर चालानी कार्रवाई भी की जाएगी और एफआईआर भी दर्ज की जाएगी। एक और ट्रेंड में देखने में आ रहा है कि कई अंडर एज जो बालक हैं या जो युवा वर्ग है उनको पेरेंट्स गाड़ी चलाने दे रहे हैं। इसमें बताना चाहूँगा कि इस तरह का कृत्य जो है अपराध की श्रेणी में आता है और जिन व्यक्ति ने, जो उनके गार्जियन है या जिसके नाम पर गाड़ी है, जो किसी भी अवयस्क व्यक्ति को या फिर ऐसे व्यक्ति को जिसके पास लाइसेंस नहीं है उसको गाड़ी चलाने देता है तो उसके ऊपर एफआईआर की जा सकती है और जो हम करेंगे आगे चलके। इसके साथ साथ जो माइनर 2 और चीज़ें हैं जैसे कि मोबाइल पर बात करते हुए गाड़ी चलाना या फिर बीच सड़क में गाड़ी पार्क कर देना जिससे कि दुर्घटना की संभावना बढ़ जाती है, ऐसे अपराधों पर भी, ऐसे कृत्यों पर भी हमारे द्वारा अब कार्रवाई की जाएगी वीडियो फुटेज के आधार पर। सर, कोई हेल्पलाइन नंबर या फिर इसका सूचना? इसमें हम लोग ट्रैफिक हेल्पलाइन भी एक जारी करने का विचार कर रहे हैं। अभी वर्तमान में आप जो है कंट्रोल रूम के नंबर पे इसकी सूचना दे सकते हैं, परंतु ट्रैफिक वायलेशन से संबंधित या फिर जैसा कि ट्रेंड देखने में आया कि कई बार स्कूल के बाहर जो बच्चे क्योंकि 15, 16, 17 साल के रहते हैं वो भी कई बार बाइक से आते होते हैं, तो वहाँ पर भी यदि ऐसा देखने में आ रहा है तो वो एक हमारी जो ट्रैफिक हेल्पलाइन है उस नंबर पर फ़ोन करके, ट्रैफिक इंचार्ज के नंबर पर फ़ोन करके सूचना दे सकते हैं। रतलाम से सी न्यूज़ संवाददाता हुसैन खान की रिपोर्ट।
फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।